हेलो एवरीवन। लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज का जो अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम लोग एलिमेंट से। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स मतलब कोई भी चीज़ या फिर कोई भी वस्तु, नॉट वस्तु बट जो भी चीज़ हमारे पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है उनको हम कहते हैं एलिमेंट्स। लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, आयरन, एल्यूमिनियम, ये सब चीज़ें हमारे पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है तो उनको हम कहते हैं एलिमेंट्स। अब उन एलिमेंट्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ मेटल्स एंड द सेकेंड वन इज़ नॉन मेटल्स। अब इन मेटल्स और नॉन मेटल्स की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, वो कैसा दिखता है, उसका शेप, कलर, साइज एक्सेट्रा। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब कि वो चीज़ या वो मेटल या एलिमेंट जब किसी केमिकल कॉन्टैक्ट में आएगा तो वो क्या प्रॉपर्टी शो करेगा। सो एलिमेंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, दैट इज़ मेटल, सेकेंड वन इज़ नॉन मेटल। उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से। सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे मेटल्स की, उसके बाद हम लोग देखेंगे नॉन मेटल्स की। सो स्टार्टिंग विद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। सो जब भी आप कोई मेटल देखेंगे तो एक चीज़ पाएंगे कि उसका जो सरफेस होगा वो बहुत ही शाइन कर रहा होगा, मीन्स वो बहुत स्मूथ होगा और एक अलग सी शाइन होगी उस एलिमेंट में। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग मेटल्स के कैटेगरी में इन्वॉल्व करते हैं। मीन्स फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस, उसको हम लोग मेटालिक लस्टर भी कहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो मेटल्स होंगे वो जनरली हार्ड होंगे, मीन्स कठोर होंगे, ठोस होंगे। लाइक आप कोई भी मेटल का एग्जांपल ले लीजिए, लाइक गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, ये सब बहुत हार्ड मटेरियल्स हैं, तो इसको हम लोग मेटल्स की कैटेगरी में डालेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, दैट इज़ मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी मतलब होता है कि हम उस मटेरियल को अगर हम लोग बीट करें उसको किसी भी हार्ड सब्सटेंस से, या फिर हम लोग उसको अगर हिंदी के लैंग्वेज में कहें तो अगर हम उसको बीट करें, उसको ठोकें, तो वो थिन शीट्स में, मतलब पतली पतली शीट्स में वो कन्वर्ट हो जाएगा, पतली पतली शीट्स पे वो हो जाएगा, उसको हम कहते हैं मेलेबिलिटी। लाइक जैसे सिल्वर का एग्जांपल लें, सिल्वर को हम लोग अगर हम बीट करते जाएँ, उसको ठोकते जाएँ किसी भी हार्ड सरफेस से, तो आपने देखा होगा कि उसकी बहुत ही थिन शीट्स बन जाती हैं, बहुत ही थिन शीट्स बन जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं मेलेबिलिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी इज दैट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब कि हम मेटल्स को बीट करके उसको पतले पतले तार के फॉर्म में भी ला सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं डक्टिलिटी। जैसे गोल्ड, गोल्ड एक बेस्ट एग्जांपल है डक्टिलिटी का। गोल्ड का आपने देखा होगा यूज़ होता है इन ज्वेलरीज एंड ऑर्नामेंट्स, उसको हम लोग, जो ज्वेलरीज वाले लोग होते हैं वो कैसे उसको ठोक ठोक के एक पतली पतली तार, बहुत ही थिन वायर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो malleability and ductility is an example of a property of metals. मेटल्स जनरली गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, और इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। जो बेस्ट कंडक्टर होता है हीट का वो होता है सिल्वर एंड कॉपर। लास्ट प्रॉपर्टी इज कि मेटल एक सोनोरस प्रॉपर्टी होती है। सोनोरस मतलब कि उसको अगर हम लोग स्ट्राइक करें तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल जो आप लोग की स्कूल में जो बेल्स होती हैं वो हमेशा किसी भी मेटल की बनी होगी, स्पेशली वो आयरन की बनी होती है। क्यों? क्योंकि उसमें एक सोनरस क्वालिटी होती है जिसको बीट करने पे या जिसको स्ट्राइक करने पे एक साउंड प्रोड्यूस होता है। कुछ एग्जांपल्स अगर हम मेटल्स के लिए तो वो होते हैं गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन एक्सेट्रा। सो दिस इज द प्रॉपर्टी कि उसमें मेटालिक लश्चर होगा, वो जनरली हार्ड होंगे, उसमें मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होगी। मेलेबिलिटी मीन्स वो बीट करने में थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाए, डक्टिलिटी मतलब थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाए, वो जनरली गुड कंडक्टर होंगे एंड वो सोनरस होंगे। अब हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। तो अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो उसकी प्रॉपर्टीज़ जस्ट टोटली डिफरेंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेटल्स। जैसे कि मेटल्स में हमने पहली प्रॉपर्टी ये देखी थी कि उसमें लश्चरस होते हैं, उसका सरफेस मेटालिक लश्चर होता है। बट नॉन मेटल्स के केस में दे आर नॉन लश्चरस, दे आर डल, और इसमें पॉलिश भी नहीं की जा सकती। पर इसमें एक एक्सेप्शन है, दैट इज़ आयोडीन। आयोडीन एक नॉन मेटल है पर उसमें लश्चर प्रेजेंट होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी ये थी मेटल्स के केस में कि दे आर जनरली हार्ड, पर नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड, दे आर प्रेजेंट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स के केस में मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, बट नॉन मेटल्स दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें भी एक एक्सेप्शन होता है, दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इट इज़ एन नॉन मेटल। फिर नॉन मेटल्स के केस में मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं देखने को मिलती। नॉन मेटल्स को अगर हम लोग बीट करेंगे तो वो ना तो थिन शीट्स में कन्वर्ट होंगे, ना ही थिन वायर्स में। सो मेटल्स आर नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल, दे आर
ब्रिटल। मेटल्स जो होते हैं वो हमारे सोनोरस होता है, मीन्स अगर उसको बीट करें, उसको स्ट्राइक करें तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है। पर नॉन मेटल्स के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। कुछ प्रॉपर्टीज़ थी ये नॉन मेटल्स की। कुछ एग्जांपल्स अगर हम नॉन मेटल्स के लें तो हमारे पीरियोडिक टेबल में जो हाइड्रोजन होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, बोरॉन, टेलेरियम एंड सेलेनियम, ये कुछ हैं नॉन मेटल्स प्रेजेंट इन आवर पीरियोडिक टेबल। सो ये थी हमारी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है। हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। इन एक्सेप्शंस के कारण हम किसी भी एलिमेंट को सिर्फ और सिर्फ उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम उसको ग्रुप नहीं कर सकते। इसके लिए हमको पढ़नी पड़ती है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले हम उसके एक्सेप्शंस तो देखते हैं कि एक्सेप्शंस क्या क्या हैं, क्यों हमें नीड पड़ी कि हम किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी जानें और पढ़ें। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सेप्शंस। पहला एक्सेप्शन ये है कि हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ में देखा था कि मेटल्स जनरली सॉलिड स्टेट में होते हैं, बट मरकरी जो कि एक मेटल है वो रूम टेम्परेचर में सॉलिड स्टेट में नहीं रहता। मरकरी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। दूसरा एक्सेप्शन है कि हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बट दो मेटल्स ऐसे हैं दैट इज़ गैलियम एंड सीजियम जिनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होते हैं। उनके मेल्टिंग पॉइंट इतने लो हैं, वो इतने कम टेम्परेचर पे मेल्ट कर जाते हैं कि अगर हम उनको अपने हाथ में रखें तो गैलियम और सीजियम मेल्ट करना स्टार्ट कर देंगे। नॉन मेटल्स में हमने ये पढ़ा था कि उनका जो सरफेस होता है वो बहुत ज़्यादा डल होता है, उनमें किसी भी प्रकार का लश्चर या शाइन नहीं होती। बट आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि वेरी लश्चरस होता है। सो दिस इज़ द थर्ड एक्सेप्शन। फोर्थ एक्सेप्शन ये है कि हमने पढ़ा था कि जो नॉन मेटल होता है वो हार्ड नहीं होता, क्योंकि वो हर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो वो जनरली हार्ड नहीं होता। पर एक कार्बन जो कि नॉन मेटल है और उसी का एक एलोट्रोप दैट इज डायमंड एंड ग्रेफाइट, ये एक ऐसे हैं जो कि वेरी हार्ड होते हैं और उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। सो दिस इज द फोर्थ एक्सेप्शन। फिफ्थ एक्सेप्शन इज कि हमने पढ़ा था जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, बट कुछ मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम इतने सॉफ्ट हैं कि वो उनको अगर हम नाइफ से काटने की कोशिश करें तो वो कट हो जाएंगे। सो दिस इज द 5 एक्सेप्शन। अब इतने सारे एक्सेप्शन होने के कारण हमको मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने देखी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, व्हाट इज़ शेप, लश्चर, शाइन एंड साइज, ये सब थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि जब भी वो किसी केमिकल या उनमें कोई केमिकल रिएक्शन होगी तब उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स आर बर्नड इन एयर। अगर हम किसी मेटल को जलाएं ऑक्सीजन के प्रेजेंट में या एयर के प्रेजेंट में, तो वो मेटल क्या प्रॉपर्टी शो करेगा। जब भी हम किसी भी मेटल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, हम जलाते हैं, तो हमको मिलता है मेटल का ऑक्साइड। मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड, यानी कि उस मेटल का हमको ऑक्साइड मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ले कॉपर को, तो कॉपर को जब हम जलाते हैं तो हमको मिलता है कॉपर का ऑक्साइड। सिमिलरली अगर हम एल्यूमिनियम लें जो कि एक मेटल है, उसको हम अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको बर्न करें तो हमको मिलेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब ये जो मेटल ऑक्साइड फॉर्म हुए वो जनरली बेसिक इन नेचर होंगे, बट ज़रूरी नहीं है कि हर मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर हो। कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो कि दोनों नेचर शो करते हैं, एसिडिक एज वेल एज बेसिक। उनको हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, यानी कि कुछ मेटल के ऑक्साइड्स जो कि रिएक्ट करते हैं बोथ एसिड एज वेल एज बेस के साथ, उनको हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है दैट इज़ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है एंड बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड दैट इज़ Al2O3, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड क्या है, Al2O3, हमने पहले देखा था कि एल्यूमिनियम को हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो हमको एल्यूमिनियम का ऑक्साइड मिलेगा दैट इज़ Al2O3। अब उसी एल्यूमिनियम के ऑक्साइड जो है वो एसिड एज वेल एज बेस के साथ भी रिएक्ट कर लेगा। अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट किया दैट इज़ HCl के साथ, तो हमको मिलेगा AlCl3 प्लस H2O। सेम अगर एल्यूमिनियम का ऑक्साइड अगर बेस के साथ रिएक्ट किया दैट इज़ NaOH, तो हमको मिलेगा सोडियम एल्यूमिनेट दैट इज़ NaAiO2 प्लस H2O, यानी कि वाटर। बट कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो कि वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि मेटल्स
ऑक्साइड जो कि वाटर में डिज़ोल्व भी हो जाते हैं। तो सोडियम का ऑक्साइड और पोटेशियम का ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड हैं जो कि वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और अल्कली प्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे कि सोडियम का ऑक्साइड दैट इज़ Na2O को अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो बनेगा NaOH दैट इज़ एक्वस। अगर हम पोटेशियम के ऑक्साइड दैट इज़ K2O को डिज़ोल्व करेंगे वाटर में तो हमको मिलेगा KOH दैट इज़ एक्वस सॉल्यूशन। सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी कि जब मेटल्स बर्न हो एयर में तो वो हमको देता है मेटल का ऑक्साइड। अब उस मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है, पर कुछ मेटल ऑक्साइड बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, कुछ एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं। जो दोनों के साथ रिएक्ट करें उनको हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और कुछ इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, कुछ सॉल्युबल होते हैं, कुछ डिसॉल्व हो जाते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। अब यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये है कि जो सोडियम होता है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है। सोडियम एंड पोटेशियम आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, और वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि अगर हम उसको खुला छोड़ दें तो वो तुरंत आग पकड़ लेते हैं। इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल यानी कि मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है जिससे कि आग ना लगे और एक्सीडेंटल फायर्स ना हो। सो दिस इज द नोट। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज़ व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। यानी कि अभी हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी कि अगर हम मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या होगा, मेटल ऑक्साइड मिलेगा। सेम सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम किसी मेटल को वाटर से रिएक्ट करवाएं तो क्या होगा। जब भी कोई मेटल वाटर यानी कि पानी के साथ रिएक्शन करता है तो हमको मिलता है मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। आई रिपीट, मेटल को जब हम पानी से रिएक्ट कराते हैं तो हमको मिलता है मेटल ऑक्साइड और साथ ही में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अब जो हमको मेटल ऑक्साइड मिला उसका अगर हम फिर से वाटर के साथ रिएक्ट कराएं तो हमको मिलता है मेटल का हाइड्रोक्साइड। लेकिन सारे मेटल्स इक्वली रिएक्ट नहीं करते वाटर से। कुछ रिएक्ट करते हैं, कुछ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते हैं, कुछ बहुत तेज़ी से रिएक्ट कर जाते हैं, कुछ थोड़े स्लो रिएक्शन होती है वाटर के साथ। एग्जाम्पल के लिए अगर हम एग्जाम्पल लें पोटेशियम और सोडियम का, तो पोटेशियम और सोडियम को जब हम पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जो रिएक्शन होती है वो इतनी ज़्यादा फास्ट और वायलेंट होती है कि अगर हम पोटेशियम और सोडियम में ठंडा पानी में डाल दें तो तुरंत आग पकड़ लेता है। जस्ट बिकॉज कि वो पानी के साथ बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से और बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट करता है। और फायर इसलिए होती है क्योंकि जो हाइड्रोजन हमको मिलती है रिएक्शन के बाद वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो तुरंत फायर कैच कर लेती है। और यही रीज़न है कि हम सोडियम और पोटेशियम को पानी से दूर रखते हैं। इंस्टेड ऑफ वाटर हम उसमें केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं जिससे कि आग ना लगे और एक्सीडेंटल फायर्स ना हो। अब जहाँ पोटेशियम और सोडियम इतना ज़्यादा रिएक्ट करते हैं पानी के साथ, वहीं अगर हम दूसरी ओर देखें कैल्शियम की, तो कैल्शियम की जो रिएक्शन होती है वाटर के साथ वो बहुत ही लेस वायलेंट होती है। यानी कि वो उसमें आग बाग नहीं लगती है, वो बहुत ही धीमी और बहुत लेस वायलेंट रिएक्शन होती है। अगर हम कैल्शियम को H2 यानी वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमको मिलेगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस हमारी इवॉल्व होगी। अब कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि कोल्ड वाटर से ना रिएक्ट करके वो हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो पानी से तो रिएक्ट ही नहीं करते। तो अगर हम बात करें या फिर एग्जांपल लें हम मैग्नीशियम का, तो जो मैग्नीशियम होता है वो हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। मीन्स अगर उसमें हम कोल्ड वाटर डालें तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, इंस्टेड अगर हम उसमें हॉट वाटर डाल दें तो रिएक्शन हो जाएगी। और मैग्नीशियम का जब हम रिएक्शन कराते हैं वाटर से तो हमको मिलता है मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस हमारी इवॉल्व होती है। सेम अगर कुछ मेटल्स लें जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ये ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं और ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं। ये रिएक्ट करते हैं स्टीम से, स्टीम यानी कि भाप से, और मिलता है हमको मेटल का ऑक्साइड एंड सेम हाइड्रोजन गैस। स्टीम भी एक फॉर्म ऑफ वाटर है, इसलिए मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक ये ना तो हॉट वाटर से ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेंगे, ये रिएक्ट करेंगे स्टीम से, एंड फॉर्मेशन होगा उस मेटल का ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। फिर कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं लाइक लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि पानी के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करते हैं। सो दिस इज़ द सेकंड प्रॉपर्टी कि मेटल्स को अगर पानी के साथ रिएक्ट कराया जाए तो क्या होगा। मेटल ऑक्साइड मिलेगा एंड साथ ही में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज़ कि अगर हम किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराएं, मेटल और एसिड का रिएक्शन हो तो हमको क्या होगा, हमको क्या मिलेगा। अगर किसी मेटल को रिएक्ट करें एसिड के साथ तो हमको मिलेगा उस मेटल का सॉल्ट, साथ ही में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। लेकिन यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये है कि जब भी कोई मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, तो हमको हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो HNO3 है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करती है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण वो H2 को ऑक्सीडाइज कर देती है और वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है और खुद
वो किसी भी अपने नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे कि N2O, NO और NO2 में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब रिड्यूस हो जाता है। सो जब भी किसी मेटल का HNO3 के साथ रिएक्शन होगा तो हमको हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी। बट अगर मेटल होगा मैग्नीशियम और मैग्नीज, ये दो मेटल ऐसे हैं कि अगर हम इसको डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट कराएं तो हमको हाइड्रोजन गैस देखने को मिल सकती है। और जो कॉपर होता है हमारा, वो डाइल्यूट HCl के साथ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता। सो दिस इज द थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, वी विल गेट सॉल्ट प्लस इवोल्यूशन ऑफ अ हाइड्रोजन गैस। और अगर किसी मेटल को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमको हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी, बट इन केस ऑफ मैग्नीशियम एंड मैग्नीज शायद हमको हाइड्रोजन गैस मिल सकती है। एंड कॉपर जो है वो डाइल्यूट HCl के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेगा। अब फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी इज कि क्या हो जब कोई मेटल रिएक्ट करे किसी और मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन से। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। तो हम जानते हैं कि सारे मेटल्स इक्वली रिएक्टिव तो होते नहीं हैं, कुछ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं जैसे सोडियम एंड पोटेशियम कि तुरंत आग पकड़ लेते हैं, और कुछ बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं जैसे गोल्ड एंड सिल्वर, जिनको आप पानी से भी रिएक्शन करो तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, एंड एयर से भी ज़्यादा रिएक्शन कुछ भी नहीं होगा, बहुत ही लेट रिएक्शन, बहुत ही स्लो रिएक्शन होगी। सो जितने मेटल्स हैं वो इक्वली रिएक्टिव तो बिल्कुल भी नहीं है, कुछ हाई रिएक्टिव हैं, कुछ लो रिएक्टिव हैं। अब जो मेटल्स हाईली रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। हमने चैप्टर फर्स्ट में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, और हमने ये भी पढ़ा था कि जो हाई रिएक्टिव चीज़ होगी या हाई रिएक्टिव मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्यूशन से। तो सेम यहाँ पे भी केस है कि हमारे पास कोई एक मेटल है, मान लीजिए ए, उसके बाद हमारे पास एक मेटल है ए और दूसरा मेटल है हमारे पास बी, लेकिन बी का हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन है। हमारे पास मेटल है ए एंड दूसरा प्रेजेंट है हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी। अब मेटल ए हमारा ज़्यादा रिएक्टिव है और मेटल बी हमारा कम रिएक्टिव है, तो मेटल ए ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण क्या करेगा, मेटल बी का जो बी को है, जो मेटल बी है उसको उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि उसको हटा देगा। तो जब इनकी रिएक्शन हुई तो उसने क्या किया, मेटल ए ने मेटल बी को हटा दिया, तो सॉल्ट सॉल्यूशन किसका बन गया, ए का, और मेटल बी बेचारा अकेले हो गया। सो अब बात यहाँ पे ये आती है कि हमको कैसे पता चलेगा कि लेस रिएक्टिव कौन है, हाई रिएक्टिव कौन है। तो इसके लिए हमको एक सीरीज़ याद करनी पड़ेगी, दैट इज़ रिएक्टिविटी सीरीज़। ये रिएक्टिविटी सीरीज़ जो होती है उसमें मेटल्स अरेंज्ड होते हैं इस ऑर्डर में कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये मेटल्स अरेंज किए जाते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि विच मेटल इज़ लीस्ट रिएक्टिव, विच मेटल इज़ हाई रिएक्टिव। तो अगर हम इस सीरीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले आता है हमारा पोटेशियम, जो कि हम सब जानते हैं कि पोटेशियम इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। उसके बाद आता है हमारा सोडियम, पोटेशियम से कम रिएक्टिव है सोडियम, फिर सोडियम से थोड़ा कम रिएक्टिव है कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, और ऐसे करते करते जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है दैट इज़ गोल्ड। ये सीरीज़ डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहती है। जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो होगा हमारा मोस्ट रिएक्टिव, एंड जो लास्ट एलिमेंट होगा रिएक्टिविटी सीरीज़ का वो होगा लीस्ट रिएक्टिव। और ये टेबल आपको याद ही करनी पड़ेगी, इसका और कोई सॉल्यूशन या इसका और कोई वे नहीं है। अगर आपको ये टेबल याद नहीं होगी तो आप फिर ये नहीं पहचान पाएंगे या फिर ये नहीं जान पाएंगे कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस कर सकता है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी ये थी कि क्या हो जब मेटल को रिएक्शन कराया जाए उसके दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन से। तो जो मेटल हाईली रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा या उसको हटा देगा, और ये एक प्रकार की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो हमको पढ़नी है दैट इज़ व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। यानी कि अगर कोई एक मेटल हो और कोई एक नॉन मेटल हो, हमने जान लिया अभी तक कि मेटल्स क्या क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या क्या होते हैं। तो अब अगर हम उन दोनों पे रिएक्शन कराएं, किसी मेटल और किसी नॉन मेटल को आपस में रिएक्ट कराएं तो क्या होगा। तो जब भी कोई मेटल रिएक्ट करता है नॉन मेटल के साथ या उन दोनों की रिएक्शन होती है तो जो मेटल एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं नॉन मेटल के एटम में, और फॉर्मेशन होता है आयंस का। आई रिपीट कि जब भी हम मेटल और नॉन मेटल को रिएक्ट कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल एटम, जो मेटल एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ट्रांसफ़र होंगे नॉन मेटल के एटम्स में और बनेगा आयंस। जो मेटल होगा वो कहलाएगा हमारा, मीन्स जो मेटल है उसने इलेक्ट्रॉन दिया तो उसमें आ जाएगा हमारा पॉजिटिव आयन, और जो नॉन मेटल है उसने इलेक्ट्रॉन को लिया इसलिए उसमें आ जाएगा नेगेटिव आयन। और इसी सब के बाद जो कंपाउंड बनता है उसको हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड।
मीन्स इन शॉर्ट में हम लोग ये कह सकते हैं कि जब मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन होगा तो हमको मिलेगा आयोनिक कंपाउंड। जो मेटल्स के इलेक्ट्रॉन होंगे वो नॉन मेटल्स में ट्रांसफ़र होंगे और मेटल में आ जाएगा हमारे पॉजिटिव चार्ज और नॉन मेटल्स में आ जाएगा निगेटिव चार्ज और बनेगा हमारा एक आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड क्या होता है? आयोनिक कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि बनता है बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल। मीन्स जब भी कोई कंपाउंड ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल, उस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं आयोनिक कंपाउंड या फिर हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। अब इस चीज़ को अगर हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो एग्जांपल लेते हैं हम NaCl का। NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है जो कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है। तो Na यानी कि सोडियम एंड Cl मतलब क्लोराइड। तो जो Na होता है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज़ 281। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है तो आप इसको पढ़ के आइए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का कैसे लिखते हैं। तो जो Na होता है यानी कि सोडियम, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। अब इसका जो लास्ट ऑक्टेट है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं चला जाए तो जो सोडियम हो जाएगा उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा 28 से और वो स्टेबल स्टेट में आ जाएगा क्योंकि हर एलिमेंट स्टेबल स्टेट में आना चाहता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन अगर वो किसी को दे दे या फिर एक इलेक्ट्रॉन कहीं चला जाए तो सोडियम हमारा स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें Cl, तो Cl का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 287। अब लास्ट ऑक्टेट में इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा 288 से और ये स्टेबल स्टेट अटेन कर लेगा। तो जब इन दोनों की रिएक्शन कराई तो क्या हुआ? जब इन दोनों की रिएक्शन कराई तो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था और क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम था। तो जब इन दोनों को आपस में रिएक्शन कराई तो जो सोडियम है उसने अपना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन को। ऐसा करने से क्या हुआ कि जो सोडियम का एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो क्लोरीन के पास चला गया तो क्लोरीन की भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई और सोडियम की कंप्लीट हो गई जिससे कि दोनों ने स्टेबल स्टेट अटेन कर ली। तो ऐसे कंपाउंड जब ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं उन कंपाउंड को हम लोग कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। Na ने यानी कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसलिए उस पर आया पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को लिया इसलिए उस पर आया निगेटिव चार्ज। इसीलिए Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन पे और हमारा बन गया Na प्लस एंड Cl माइनस, द फॉर्मेशन ऑफ NaCl। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयोनिक कंपाउंड कि मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करने से क्या बनता है आयोनिक कंपाउंड। अब जो आयोनिक कंपाउंड बना उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। सो लेट्स डिस्कस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। सो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है इसका फिजिकल नेचर। तो जो आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं एंड हार्ड होते हैं। दे आर आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड आर समवॉट हार्ड होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पॉजिटिव आयंस हैं और जो नेगेटिव आयंस हैं उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरा आता है उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। फिर थर्ड आती है सॉल्युबिलिटी। तो जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर में तो सॉल्युबल होते हैं पर केरोसिन पेट्रोल जैसे सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल होते हैं। फिर आता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में क्या है। तो जो भी आयोनिक कंपाउंड होंगे वो अपने सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे बट इन देयर मॉल्टन स्टेट वो बन जाते हैं ए गुड कंडक्टर ऑफ electricity. So these are the properties of an ionic compound. First one is they are generally solid and hard. They have high melting point. They are insoluble in solvents such as kerosene and petrol, but they are soluble in water. And they are good conductor of electricity in their molten state, but in the solid state they do not conduct electricity. ये प्रॉपर्टीज़ बहुत ही बार एग्जाम्स में आपके स्कूल एग्जाम्स इवन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछी जाती है। सो इसको अच्छे से पढ़िएगा। फिर इसके बाद एक टर्म आता है एलॉयज़। एलॉयज़ क्या होता है? एलॉय एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है ऑफ 2 और मोर मेटल्स या फिर मेटल और एक नॉन मेटल का। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब कि एक ऐसा मिक्सचर जिसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसका जो क्वांटिटी है उसका जो प्रोपोर्शनल हो वो एक डिफिनाइट हो यानी कि इक्वल क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। तो एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। अब एलॉय बनता कैसे है? तो जिस भी एलिमेंट का हमको एलॉय बनाना है वो हमने लिया एज अ प्राइमरी मेटल और हमने अदर एलिमेंट्स को इक्वल या फिर डिफाइंड प्रोपोर्शन में उसमें ऐड किया और उसको ठंडा होने दिया एट रूम टेम्परेचर। ऐसा करने से हमारा एलॉय का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब एलॉय क्या मतलब हमने देख लिया एलॉय क्या होता है, कैसे बनता है और इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि किसी भी एलॉय में अगर मरकरी प्रेजेंट है तो उस एलॉय को हम लोग कहते हैं एमेलगम।
If one of the metal is mercury, then the alloy is known as amalgam. दूसरा एलॉय का एग्जांपल है ब्रास। ब्रास आपने सुना होगा। जो ब्रास है वो एक एलॉय है कॉपर एंड जिंक का, Cu एंड Zn। अगर हम Cu एंड Zn का एलॉय बनाएं तो बनता है ब्रास। नेक्स्ट एग्जांपल इज ब्रोंज। जो ब्रोंज है वो एलॉय है कॉपर एंड टिन का। उसके बाद एक और एग्जांपल है एलॉय का, दैट इज सोल्डर, SOLDER, सोल्डर। ये जो एलॉय है वो है लेड एंड टिन का। सो दिस इज अ शॉर्ट टॉपिक दैट इज एलॉय। सो अब तक हम लोगों ने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में ऊपर से सब कुछ पढ़ लिया। हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ देख ली, हमने उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख ली, सब कुछ देख लिया। पर बात यहाँ पे आती है कि हमको मिलेगा कहाँ से मेटल, हमको मेटल मिलता कहाँ से है। तो मेटल का जो सोर्स है वो सबसे मेजर सोर्स है वो है हमारा अर्थ, हमारी अर्थ क्रस्ट। सबसे ज़्यादा मेटल हमको मिलता है हमारी अर्थ क्रस्ट से। और ऐसे एलिमेंट्स और कंपाउंड जो कि नेचुरली मिलते हैं हमको अर्थ क्रस्ट से, उनको हम कहते हैं मिनरल्स। और कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिसमें किसी भी एक पर्टिकुलर मैटर का जो परसेंटेज होता है, किसी भी पर्टिकुलर मेटल का जो परसेंटेज होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। ऐसे मिनरल्स को हम लोग कहते हैं ओर्स। मिनरल्स यानी कि नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस या कंपाउंड जो कि हमको अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। और उन्हीं मिनरल्स में किसी एक मेटल का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, उससे हम उस मेटल को निकालते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ओर्स। अब मेटल्स को हमने पता तो कर लिया कि ऑकरेंस कहाँ से होता है, मेटल्स हमको मिलता कहाँ से है। लेकिन अब देखते हैं कि मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। मेटल मिल तो गया, लेकिन एक्सट्रैक्शन उसका इंपॉर्टेंट है ना, कि हम मेटल्स को पाएंगे कैसे, क्योंकि वो प्योर फॉर्म में तो मेटल्स हमको मिलते नहीं है, वो हमको मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स एंड ओर्स। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स को पढ़ने के लिए हमने थोड़ा सा रिकॉल करेंगे अपनी रिएक्टिविटी सीरीज़ को, जो हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस की थी। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में हमने क्या देखा था कि जो सबसे पहला एलिमेंट होगा वो लीस्ट हाई रिएक्टिव होगा एंड लास्ट एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो उस बेसिस पे हमने ग्रुप किया मेटल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी। पहले के कुछ मेटल्स लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, उनको हमने कहा मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। फिर कुछ मेटल्स जैसे कि Zn, Fe, Pb एंड Cu, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ के बीच में आते हैं, इसलिए हमने उसको कहा मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। और रिएक्टिविटी सीरीज़ में सबसे लास्ट के जो मेटल्स होंगे जैसे सिल्वर एंड गोल्ड, उनको हमने कहा मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। हमने मेटल्स को 3 कैटेगरी में जस्ट फॉर स्टडी पर्पस हमने डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी सीरीज़। फिर उसके बाद अब जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो कभी भी हमारे नेचर में इन फ्री स्टेट या फिर इन एज फ्री एलिमेंट्स नहीं पाए जाते। और जो मेटल्स बहुत लो रिएक्टिव है लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, वो हमेशा फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। और जो मीट्स के मेटल्स हैं लाइक जो मीडियम रिएक्टिविटी शो करते हैं, वो हमेशा पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो अब हमने तो ये देख लिया कि 3 कैटेगरी में मेटल्स को डिवाइड किया, हाई रिएक्टिविटी, लो रिएक्टिविटी और मीडियम रिएक्टिविटी। और हर कैटेगरी के एलिमेंट्स कौन कौन से रूप में या फिर कौन कौन से फॉर्म में पाए जाते हैं। हाई रिएक्टिविटी वाले कभी भी फ्री एलिमेंट्स में नहीं मिलते, लो रिएक्टिविटी वाले हमेशा फ्री स्टेट में मिलते हैं, एंड मीडियम रिएक्टिविटी वाले या तो ऑक्साइड में मिलेंगे या तो सल्फाइड और कार्बोनेट्स में मिलेंगे। तो अब देखते हैं कि हम इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। उसके लिए सबसे पहले जो ओर होता है, ओर मतलब ऐसा मिनरल जिसमें किसी भी एक मेटल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, और ओर से ही हम उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ओर देखा कि उस ओर में किस मेटल की परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, हमने उसका कंसंट्रेशन चेक किया, उस हिसाब से जो भी हमको मेटल मिला उस हिसाब से हमने उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। हमने देख लिया कि कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है। अगर वो मेटल हाई रिएक्टिविटी वाला होगा तो हम उसको पहले इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद हमको प्योर मेटल मिल जाएगा। अगर वो ओर हमारा या फिर वो जो ओर से जो हमको मेटल मिला वो हमारा लो रिएक्टिविटी शो करेगा, तो पहले हम उसको सल्फाइड ओर में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसकी हम रोस्टिंग करेंगे, फिर हमको मेटल मिलेगा, फिर हम उसकी रिफाइनिंग कर देंगे। वहीं अगर हमें मेटल ऐसा मिलता है जिसकी रिएक्टिविटी मीडियम है, तो हमने क्या पढ़ा था अभी कि जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल होंगे वो या तो ऑक्साइड के फॉर्म में होंगे या फिर सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में होंगे। तो मीडियम रिएक्टिविटी वाले अगर कार्बोनेट ओर है तो हम उसका पहले करेंगे कैल्सिनेशन, उसके बाद हम उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्साइड ऑफ मेटल, फिर उसके बाद उस मेटल का रिडक्शन करेंगे और फिर उस मेटल का प्योरीफिकेशन करेंगे। सेम एज अगर हमारे पास सल्फाइड ओर है तो हम उस सल्फाइड ओर की करेंगे रोस्टिंग, फिर हम उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम उस मेटल को रिडक्शन करेंगे एंड देन हम प्योरीफिकेशन कर देंगे। सो ये पूरा ऊपर ऊपर का प्रोसेस है कि हम कैसे किसी एक मेटल की ओर से उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं और लास्ट में हमको प्योर मेटल मिलता है। अब इन सब प्रोसेस को हम डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उन मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करना जो कि
रिएक्टिविटी सीरीज़ में सबसे टॉप पे हैं। एक इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पे ये है कि रिएक्टिविटी सीरीज़ को हम लोग एक्टिविटी सीरीज़ भी कहते हैं। सो डोंट गेट कन्फ्यूज़्ड, अगर कहीं पे एक्टिविटी सीरीज़ लिखा है उसका मतलब यही है कि वो रिएक्टिविटी सीरीज़ की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो टॉप में मेटल्स प्रेजेंट है इन द रिएक्टिविटी या फिर एक्टिविटी सीरीज़। तो अगर वो मेटल टॉप में प्रेजेंट है यानी कि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण हम जो उसमें प्रोसेस लगाएंगे फॉर द एक्सट्रैक्शन, दैट इज़ इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के थ्रू हम टॉप ऑफ द मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में प्रेजेंट है उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम ऑब्टेन होते हैं बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स। अब यहाँ पे एक वर्ड आया इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस किसे कहते हैं? सो दिस इज़ अ रिवीजन सीरीज, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ना है तो चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि जो मेटल टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज प्रेजेंट है उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे बाय द प्रोसेस नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम जो होता है उसको ऑब्टेन करते हैं बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स। मेटल्स होता है वो हमको मिलता है, डिपॉजिट होता है कैथोड में। कैथोड यानी कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड। वहीं जो क्लोरीन होगा वो होगा डिपॉजिट एनोड में, और एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। उसकी रिएक्शन कुछ इस प्रकार से है। सिमिलरली एल्यूमिनियम का भी अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करें तो हमको प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ मेटल्स जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में लो में है या बॉटम में प्रेजेंट होते हैं। तो जो मेटल्स लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज हैं वो बहुत ही कम रिएक्टिव है, मीन्स या फिर हम कह सकते हैं अनरिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो जो इनके ऑक्साइड्स हैं उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय जस्ट हीटिंग अलोन, यानी कि सिर्फ हम लोग हीट करके ही उस मेटल को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सिनेबार है। सिनेबार होता है ओर ऑफ मरकरी। सिनेबार का फॉर्मूला होता है HgS एंड इट इज़ एन ओर ऑफ मरकरी। तो जब जो सिनेबार होता है उसको अगर हम हीट करें तो पहले कन्वर्ट होगा मरकरी ऑक्साइड में, और उस मरकरी ऑक्साइड को अगर हम वापस से हीट करें तो वो मरकरी में मिल जाएगा हमको। सिमिलरली जो कॉपर है वो नेचर में मिलता है इन द फॉर्म ऑफ CO2S। उसको हीट करने से हमको कॉपर मेटल मिल जाएगा। सो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो भी मेटल्स लो इन द रिएक्टिव सीरीज हैं उनको हम सिर्फ हीटिंग के थ्रू ही हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है उन मेटल्स की जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि जो भी मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में मिडल में प्रेजेंट होते हैं वो या तो ऑक्साइड के फॉर्म में होते हैं या तो सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं इन नेचर। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि किसी भी मेटल को ऑक्साइड से एक्सट्रैक्ट करना ज़्यादा ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू इट्स सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एज़ कम्पेयर टू इट्स सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। लेकिन जो मेटल बीच में प्रेजेंट है रिएक्टिविटी सीरीज में मोस्टली सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिलते हैं। तो सबसे पहले हमें सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स को कन्वर्ट करना होगा उस मेटल के ऑक्साइड में, तब जाके हमारे लिए प्रोसेस ईजी होगा एक्सट्रैक्शन का। सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम दो प्रोसेस का यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज़ रोस्टिंग एंड सेकेंड वन इज़ कैल्सिनेशन। अगर हमें किसी सल्फाइड ओर को कन्वर्ट करना है उसके ऑक्साइड में और वो रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, यानी कि खूब सारा एयर देके हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रोस्टिंग। वहीं अगर कार्बोनेट ओर को हमको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो हम लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर देते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कैल्सिनेशन। अब जब सारा ओर्स हमारे ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए तो ऑक्साइड जो हमको मिला, जो मेटल ऑक्साइड हमको मिला, सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करके हम उसको मेटल में रिड्यूस कर लेते हैं और हमको मेटल अपना मिल जाता है। एक एग्जांपल लें, जैसे कि जिंक ओर है। जिंक ओर में अगर ZnS के फॉर्म में है यानी कि सल्फाइड के फॉर्म में है तो हमने उसकी की रोस्टिंग, मीन्स हमने एयर दी, हमने ऑक्सीजन दी, एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर, तो हमने उसकी रोस्टिंग की तो हमको ZnO मिला यानी कि जिंक ऑक्साइड मिला। अगर ZnCO3 के फॉर्म में है यानी कि अगर कार्बोनेट के फॉर्म में है तो हमने उसको लिमिटेड सप्लाई या फिर कोई सप्लाई नहीं दी एयर की और हमने उसका कैल्सिनेशन करवाया और हमको मिला ZnO यानी कि ZnO यानी कि जिंक का ऑक्साइड। फिर जब हमको ZnO मिल गया यानी कि हमारा जो ओर था वो सल्फाइड और कार्बोनेट से होकर उसके मेटल के ऑक्साइड में आ गया। अब सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करके सच एज कार्बन, क्योंकि जिंक के केस में हमने कार्बन का यूज़ किया, उसका यूज़ करके हमने ZnO से, जिंक के ऑक्साइड से हमने मेटालिक जिंक को एक्सट्रैक्ट कर लिया और हमको अपना जिंक मिल गया। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस उन मेटल्स का जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में मिडल में प्रेजेंट होते हैं।
हम लोग ने अब मेटल का एक्सट्रैक्शन पढ़ लिया कि कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स को डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जो मेटल हमको एक्सट्रैक्शन के बाद मिलता है वो पूरी तरह से प्योर मेटल नहीं होता है, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। तो उस इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए, प्योर मेटल पाने के लिए हम एक प्रोसेस यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के थ्रू हम किसी भी इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर हमको उससे प्योर मेटल मिलता है। और ये हम अप्रॉक्सीमेटली हर मेटल के साथ करते हैं आफ्टर द रिडक्शन प्रोसेस या फिर आफ्टर द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। तो बहुत सारे मेटल जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड, ये सब इलेक्ट्रोलिटिकली ही रिफाइंड होते हैं। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में हम क्या करते हैं, जो इम्प्योर मेटल होता है उसको हम लोग बनाते हैं एनोड, और जो प्योर मेटल होता है उसकी एक स्ट्रिप लेते हैं और उसको हम लोग बनाते हैं कैथोड। इम्प्योर मेटल को हम लोग बनाएंगे एनोड एंड प्योर मेटल को हम लोग बनाएंगे एक पतली सी स्ट्रिप लेके उसको बनाएंगे कैथोड। फिर उसी मेटल का सॉल्ट लेंगे और हम उसको यूज़ करेंगे एज एन इलेक्ट्रोलाइट। उसी मेटल का हमने सॉल्ट ले लिया और उसको हमने यूज़ कर लिया एज एन इलेक्ट्रोलाइट। फिर हम करंट पास कराएंगे उस इलेक्ट्रोलाइट से। जब करंट पास होगा इलेक्ट्रोलाइट से तो हमको क्या मिलेगा कि जो प्योर मेटल है एनोड का, मीन्स एनोड हमने बनाया था प्योर मेटल का, तो प्योर मेटल्स में जितना भी प्योर मेटल है वो इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व हो जाएगा, और फिर उसके बाद जितना भी मेटल इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व हुआ है वो जाके डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड में। यानी कि कैथोड यानी कि जो पतली सी स्ट्रिप हमने प्योर मेटल की ली थी वहाँ जाके हमारा प्योर मेटल डिपॉजिट हो जाएगा। और जितनी भी गंदगी थी या फिर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ थी प्योर मेटल की वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व हो जाएंगी। जो डिसॉल्व हो सकती थी, जिसको हम कहते हैं कि सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, वो डिसॉल्व हो जाएंगी। बाकी जो ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो कि इनसॉल्युबल होती हैं सॉल्यूशन में, वो इलेक्ट्रोलाइट में हमारे नीचे तरफ जम जाएंगी या फिर नीचे तरफ डिपॉजिट हो जाएंगी, और उसको हम लोग कहते हैं एनोड मड। एनोड मड, आई रिपीट, की ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो कि इनसॉल्युबल हों, जो कि डिसॉल्व ना होती हों और वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में नीचे जाके बैठ जाएँ, जम जाएँ, उनको हम कहते हैं एनोड मड। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं ऑफ कॉपर। इसके लिए एक apparatus हमने सेट किया, सी फिगर 3.12। इसमें हमने कॉपर का एग्जांपल लिया। द इलेक्ट्रोलाइट इज अ सॉल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया। जो एनोड है हमारा, ये वाला, ये है इम्प्योर कॉपर। दिस इज एन इम्प्योर कॉपर। सिमिलरली जो कैथोड है हमारा, ये है हमारा प्योर कॉपर की स्ट्रिप। जब हमने इसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट किया, मीन्स अपना सर्किट कंप्लीट किया, तो क्या हुआ, जो प्योर कॉपर है वो हमारा डिपॉजिट हो गया। मीन्स इस एनोड में जितना भी प्योर कॉपर था वो डिपॉजिट हो गया इस कैथोड में, और जितनी भी गंदगी थी, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ थी, वो नीचे जाके यहाँ पे डिपॉजिट हो गई, और इसी को हम लोग कहते हैं, इस इम्प्योरिटीज़ को हम लोग कहते हैं एनोड मड। सो ऐसा करके हमने इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की, और अब हमको जाके एक फाइनली एक प्योर मेटल जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत ही प्योर होता है, वो हमको फाइनली मिल गया। सो अब तक हम लोगों ने मेटल्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, उसकी प्रॉपर्टीज़, फिर उसका एक्सट्रैक्शन, उसको हम कैसे निकालते हैं, एंड देन उसको इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल में उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। पर अब मेटल है तो वो एक टाइम के बाद उसमें कुछ ना कुछ खराबी भी आना स्टार्ट हो जाती है, या फिर उसका डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। उसी डिस्ट्रक्शन का वन ऑफ द नेम है कोरोजन, यानी कि मेटल कोरोजन शो करने लगा या फिर मेटल कोरोड हो गया। जैसे कि हमारे पास कोई सिल्वर आर्टिकल है, आप सिल्वर का कोई यूटेंसिल्स ले लीजिए, कोई बर्तन ले लीजिए, या फिर कोई सिल्वर की कोई ज्वेलरी है, वो जब आप नया नया मार्केट से लेके आएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा शाइन होगी, पर आफ्टर कुछ टाइम आप देखेंगे कि उसमें ब्लैक ब्लैक होने लगता है वो सिल्वर का आइटम। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें एक सिल्वर सल्फाइड की एक लेयर चढ़ जाती है। सिमिलरली जब कोई आप कॉपर का कोई सामान लेके आएंगे तो उसमें कुछ टाइम बाद देखेंगे कि ग्रीन कलर की कोट हो जाता है, मीन्स ग्रीनिश लेयर चढ़ जाती है। वो ग्रीनिश लेयर होती है कॉपर कार्बोनेट की। एंड आयरन, द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जिसको आप हमेशा ही देखते होंगे अपनी एवरीडे लाइफ में, कि अगर आयरन कुछ दिनों के लिए बाहर पड़ा हुआ है और जैसे ही वो मॉइस्चर और एयर के कॉन्टैक्ट में आता है उसमें रस्ट चढ़ जाती है, मीन्स वो आयरन ब्राउन ब्राउन कलर का हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं रस्ट। सो ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो मेटल है वो हमारा इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में आया, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट एयर एंड मॉइस्चर के प्रेजेंस में आया, कॉन्टैक्ट में आया, और उसने कोरोजन स्टार्ट कर दिया, उसने रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि हमारा मेटल कोरोड होने लगा। कोरोड होने लगा यानी कि मेटल हमारा धीरे धीरे ख़राब होने लगा। अब हमने इतनी मेहनत से इस मेटल को एक्सट्रैक्ट किया, पहले हमने कितने सारे प्रोसेस किए, फिर हम उसको रिफाइन किया, तो हम तो नहीं चाहेंगे कि हमारा मेटल ख़राब हो। तो इससे बचने के लिए हम कुछ प्रिवेंशन करते हैं जिससे कि हमारा मेटल में कोरोजन ना हो। सबसे पहला मेथड है कि पेंटिंग। आपने देखा होगा कि बहुत सारे आयरन के पार्टिकल्स या फिर इस तरह के पार्टिकल्स में हम पेंटिंग कर देते हैं जिसकी वजह से उसमें रस्ट कम लगे। पेंटिंग क्या होती है, जो पेंट की लेयर हम चढ़ा देते हैं वो
एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है, जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट मॉइस्चर एंड डस्ट पार्टिकल्स या फिर अदर इम्प्योरिटीज़ के कॉन्टैक्ट में नहीं आता मेटल हमारा, और कोरोजन बहुत हद तक कम हो जाता है। सेकेंड वन इज़ ऑयलिंग, सेम एज पेंटिंग, सेकेंड वन इज़ ऑयलिंग। अगर हम किसी भी सब्सटेंस पे ऑयल की लेयर चढ़ा दें तो हम कोरोजन से हमारा मेटल बच सकता है। थर्ड वन इज़ ग्रीसिंग, ग्रीसिंग भी एक बहुत अच्छा मेथड है, ग्रीसिंग भी लोग करते हैं किसी भी आयरन के पार्टिकल्स में, जिससे कि कोरोजन ना हो। फोर्थ वन इज़ गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन एक मेथड होता है जिसमें जिंक की एक थिन लेयर लगा देते हैं स्टील या फिर आयरन में। मीन स्टील एंड आयरन का कोई भी हमारे पास सामान है, उसमें अगर हम एक कोटिंग लगा दें जिंक की, तो उसको हम उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। फिर एक मेथड आता है हमारा एलॉइंग। एलॉइंग एक वेरी गुड मेथड है। एलॉइंग में हम लोग क्या करते हैं, हम प्योर मेटल यूज़ नहीं करते, इंस्टेड हम उसमें कुछ ना कुछ मिला देते हैं, कोई अदर मेटल्स या फिर नॉन मेटल को मिक्स कर देते हैं। फिर जो हमारे पास नया, वो मिक्सिंग के बाद जो हमारे पास मिलता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें आयरन का, तो आयरन हमारा इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है प्योर फॉर्म में। मीन्स अगर कोई हमारे पास प्योर लोहा हो तो वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है कि जब वो गर्म होता है तो इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है कि हम उसको खींच भी सकते हैं। लेकिन अगर उसमें बहुत स्मॉल अमाउंट में, लाइक 0.05% में अगर हम उसमें कार्बन मिक्स कर दें, तो वही आयरन हमारा बहुत ज़्यादा हार्ड और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। वही आयरन को अगर हम निकेल या फिर क्रोमियम के साथ मिक्स कर दें तो हमारे पास स्टील बन जाती है, जिसको हम अपनी स्टील के यूटेंसिल, स्टील की बहुत सारे सामान हम यूज़ करते हैं, और स्टील में रस्ट नहीं लगती है। तो ये भी एक प्रिवेंशन हुआ, एक ये भी मेथड हुआ। तो ऐसे ऐसे हम एलॉइंग का यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम प्योर मेटल ना यूज़ करके और भी मेटल्स का मिक्स करके हम उसको यूज़ करें। एंड अदर मेथड लाइक क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग का भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। सो दिस इज़ द होल चैप्टर, दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगर हम इसको लास्ट 1 मिनट में रिवाइज करें, सो स्टार्ट किया हम लोगों ने एलिमेंट से। एलिमेंट्स दो कैटेगरी में डिवाइड हो सकते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उनकी कुछ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स की, तो उसमें एक लश्चर होता है, हार्ड होते हैं, मेलेबल एंड डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं, सोनरस होते हैं। वहीं नॉन मेटल्स जस्ट मेटल के अपोजिट होते हैं। फिर उसके बाद हमने कुछ एक्सेप्शंस देखे, जैसे कि मरकरी का, मेल्टिंग गैलियम एंड सीजियम का, आयोडीन का, कार्बन का एंड अल्कली मेटल्स का। उसके बाद हम लोग ने केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी। जब भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाता है तो हमको मेटल ऑक्साइड मिलता है। सोडियम एंड पोटेशियम आर द वेरी रिएक्टिव मेटल, इसलिए उसको हमेशा केरोसिन में डिप करके रखा जाता है। सेकंड प्रॉपर्टी में ये देखिए कि मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमको मेटल ऑक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। उसी मेटल ऑक्साइड का फर्दर अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराएं तो हमको मिलेगा उसका मेटल हाइड्रोक्साइड। फिर अगर मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमको मिलेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। फिर जब मेटल का रिएक्शन हो और किसी और मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन का रिएक्शन हो, तो जो भी मेटल हाईली रिएक्टिव होगा वो डिस्प्लेस कर देगा लो रिएक्टिव मेटल को। फिर जब एक मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे तो एक आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। आयोनिक कंपाउंड मतलब ऐसे कंपाउंड जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल। एग्जांपल इज NaCl। आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज देखी, लाइक कि वो हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, सॉल्यूबल इन वाटर होते हैं पर केरोसिन या पेट्रोल जैसे सॉल्वेंट में इनसॉल्यूबल होते हैं, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे बट मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। फिर उसके बाद हमने एलॉय पढ़ा। एलॉय मतलब दो और मोर मेटल्स का एक होमोजीनियस मिक्सचर। फिर हमने मेटल्स के ऑकरेंस पढ़े कि हमको मेटल्स कहाँ से मिलता है। तो मेटल्स का जो मेजर सोर्स है वो है हमारी अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में जो मेटल हमारा नेचुरली प्रोवाइड होता है उसको हम कहते हैं मिनरल्स। और उसी मिनरल्स में अगर किसी एक मेटल की परसेंटेज बहुत हाई होता है तो हम उसको कहते हैं कि उसका वो ओर है। फिर हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी एंड लो रिएक्टिविटी ऑन द बेस्ड ऑफ देयर एक्टिविटी सीरीज। फिर हमने ये देखा कि जो हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं वो हमेशा फ्री एलिमेंट्स में कभी नहीं मिलेंगे, लो रिएक्टिव वाले मेटल्स हमेशा फ्री स्टेट में मिलेंगे, एंड जो मिडल रिएक्टिविटी है वो हमको ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेगी। सो जो भी मेटल्स हाई रिएक्टिविटी शो करते हैं वो इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, फिर हमको प्योर मेटल मिलेगा। मीडियम रिएक्टिविटी के केस में अगर वो कार्बोनेट हो रहा है तो हम कैल्सिनेशन करेंगे, फिर हम उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, देन रिडक्शन होगा एंड देन प्यूरिफिकेशन होगा। अगर हमारे पास सल्फाइड हो रहा है तो हम उसकी रोस्टिंग करेंगे, देन को ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, देन रिडक्शन होगा एंड देन प्यूरिफिकेशन होगा। अगर हमारे पास लो रिएक्टिविटी वाले मेटल हैं तो हम उसको रोस्ट करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, देन मेटल हमको मिल जाएगा एंड रिफाइन कर देंगे। फिर उसके बाद इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का यूज़ करते हैं। एंड द लास्ट वन इज कोरोजन, जिसको हम लोग कहते हैं जंग लगना, एंड देन प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। सो दिस इज द होल चैप्टर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।